अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, प्रोफेसर इज़ इज़ हेयर। और आप ज़ूलॉजी 506 के इस लेक्चर को सुन रहे हैं जिसमें आप देखेंगे मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, इंसान और उसके एनवायरनमेंट के साथ उसके क्या ताल्लुकात हैं। तो जब हम बात करते हैं मैन एंड हिज एनवायरनमेंट की, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही माइंड में आता है कि एनवायरनमेंट क्या है। तो एनवायरनमेंट जो है वो एक्चुअली एक वर्ड निकला है इन्वायरनर से, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्वायरनर का मतलब होता है सराउंड, जो कि इनसर्कल से निकला गया। तो इनसर्कल भी इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब है सराउंड। उसके बाद आता है कि जो इंसान है ये शुरू से ही, जैसे दुनिया शुरू हुई थी तब से ही वो अपनी जो है जिद्दोजहद जारी रखे हुए है ताकि वो अच्छे से अच्छे लाइफस्टाइल को गुजार सके इस दुनिया में। तो उसके लिए जैसा कि वो कहता है पोल्यूशन, बर्थ कंट्रोल, एनर्जी कंजर्वेशन, ये तीन इश्यूज अगर कुछ साल पहले की बात करें तो ये एक फैशन हुआ करता था। बर्थ कंट्रोल जो है, पोल्यूशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इसको फैशन कहा जाता था। लेकिन अब ये हमारे लिए सीरियस इश्यूज बन चुके हैं। पोल्यूशन है, बर्थ कंट्रोल है या एनर्जी कंजर्वेशन, कुछ भी, ये तीनों जो हैं बातें हमारे लिए एक सीरियस इशू है। तो अब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली इंसान को अफेक्ट कर रही हैं। और अगर हम सोचें कि इन चीज़ों के अलावा लाइफ मुमकिन हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ इज़ टोटली इम्पॉसिबल विदाउट दीज फैक्टर्स। जैसा कि रिहाइश हमें चाहिए, माहौल अच्छा चाहिए और ख़ुराक चाहिए, ये तीनों चीज़ें जब तक नहीं मिलेंगी तब तक इंसान की जो लाइफ है वो इजी नहीं हो सकती। बल्कि यहाँ पे कुछ प्रेडिक्शन आ रही हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा और हमने अपने माहौल को मेंटेन ना किया तो बहुत जल्द इस दुनिया से लाइफ ख़त्म हो जाएगी, हमारी अपनी ही की गई एक्टिविटीज़ से। तो साइंस जो है वो अब इस तरफ मूव कर रही है कि हम अपने जो हैं जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसको कन्वर्ट करें कंज़र्व करने के लिए, जिसमें आपने रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल का सुना हुआ है, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल को कन्वर्ट किया जा रहा है रिन्यूएबल में, जिसमें सबसे बड़ा आपने सोलर एनर्जी का सुना हुआ है, उसका कहा गया है कि ज़्यादातर इसे इस्तेमाल करें। तो इसी तरह सॉइल का इस्तेमाल भी तरीके से करें, वाटर का इस्तेमाल तरीके से करें, एयर को पोल्यूट ना होने दें। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें खुद इनका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हमने इन पर तवज्जो ना दी तो रहती दुनिया से हमारा नाम ख़त्म हो जाएगा। नो डाउट क़यामत भी आनी है, लेकिन क़यामत से पहले क़यामत ले आना ये भी हमारे हाथ में है। तो यही है, इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है इंसान वो अपनी ही एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने ही माहौल को ख़राब करता जा रहा है और किस तरह से वो इन्फ्लुएंस हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज़म के ऊपर, और किस तरह इंसान का जीना मुहाल हो सकता है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ाते जाएं अपने कंफर्ट के लिए जो है हम जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। जैसे पैदल चलते थे तो बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे, फिर साइकिल आ गई तो उस पर भी स्ट्रांग थे, लेकिन जब बाइक आ गई, जिसमें मोटर बाइक या मोटरसाइकिल आप कहते हैं उसे, मोटर लग गई साइकिल को, अब पेट बढ़ने शुरू हो गए। अब जनाब सुस्ती आ गई, क्योंकि वो किक लगाई और चले गए, हैं जी। तो मोटरसाइकिल पे जो आप चढ़ गए, सारा दिन उसी पे इस्तेमाल करेंगे तो हमारी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म होती जाएंगी। अच्छा, इसी तरह से पहले जनाब गर्मी होती थी, फिर पंखे आए, पंखे ख़त्म हो गए, एसी आ गए। अब एसी जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन खारिज कर रहे हैं। फ्रिज को देख लें, रेफ्रिजरेटर को देख लें, वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो देखें, हम जितना कंफर्ट की तरफ जाएंगे उतना ही माहौल क्लीन जो है वो ख़राब होता जाएगा। इसी तरह गाड़ियों की मिसाल ले लें आप, मोटरसाइकिल की ले लें, ये धुआं छोड़ रही हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं जो कि ऊपर जाकर फिर ओजोन लेयर को ख़राब कर रही हैं, और ओजोन लेयर से जो अल्ट्रा वायलेट रेज रुक रही थी वो हमारे ऊपर आ रही हैं और फिर बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो इस तरह से ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन्वायरमेंट का हमारे साथ।
जिसमें वो बताता है कि इंसान जो है वो अपने मॉडर्न मैन एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, हाँ जी, ज़रूरत से ज़्यादा रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इस हमारे लिए क्या कर रहा है, सीरियस इश्यूज पैदा कर रहा है। देन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ में बताता है कि अच्छा 3 चीज़ें हैं, एक पोल्यूशन, दूसरा पोवर्टी, इनको डायरेक्टली असरअंदाज करती है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो मैं तो आज के इस लेक्चर को टोटल सम अप करना चाहूँगा एक ही लफ्ज़ में, और वो है ह्यूमन पॉपुलेशन, आबादी। जितनी आबादी बढ़ेगी उतने वसाइल मसाइल क्रिएट होंगे, ठीक है जी, वसाइल भी बनेंगे लेकिन मसाइल भी क्रिएट होंगे। नो डाउट जब वाइजली हम इस्तेमाल करेंगे तो हम कंज़र्व कर सकते हैं आने वाली नस्लों के लिए, उन्हें हम कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर अनवाइज यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत जल्द डिप्लीट हो जाएंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आने वाली नस्लें जो हैं वो उससे डिस्टर्ब होंगी। अब ये नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं कि मैंने इसको थोड़ा बहुत सम अप किया है मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को। सबसे पहले हम देखते हैं फूड सप्लाई का। तो फूड सप्लाई इश्यूज़ में सबसे पहले ओवर ग्रेजिंग आ जाएगा। तो ज़रूरत से ज़्यादा जो जानवर हैं वो चारा जब चरने लगते हैं तो ग्रास लैंड इकोसिस्टम जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डेजर्ट्स में। इसको कहते हैं ग्रेजिंग, और डिज़र्टिफिकेशन ये प्रोसेस कहलाएगा। जब ज़रूरत से ज़्यादा वो ग्रेजिंग शुरू कर देते हैं तो फिर तो टोटली डेजर्ट बन जाएगा, यानी कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम जिसने अभी सवाना, प्रेरीज और ट्री फॉरेस्ट की तरफ जाना था वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला इशू जो है वो यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग का आ जाएगा। देन लैंड डिप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन। तो लाजमी बात है जी, जब आप रहने के लिए घर बनाना चाहेंगे तो जंगल काटेंगे, हाँ जी, तो जंगल काट के आप जो है वो अपने घर बनाएंगे। तो उसके बाद वेट लैंड लॉस, जब ये कवर जो है, जो वेजिटेशन है, जो ग्रासेस हैं, सवाना प्रेरीज हैं, स्मॉल ट्रीज़ हैं, मोसेस हैं, फर्न्स हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे तो उस जगह से नमी भी ख़त्म हो जाएगी। तो लाजमी बात है वो रेत में तो कन्वर्ट होगी लेकिन वेट भी लॉस हो जाएगी वहाँ से, और उसके बाद डिज़र्टिफिकेशन की तरफ चला जाएगा। फिर उसके बाद वाटर लॉगिंग मैंने आपको कंडीशन पहले भी बताई है कि जब ज़रूरत से ज़्यादा पानी किसी फसल को लगाया जाता है तो उसे कहते हैं वाटर लॉगिंग। उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी है वो गारा बन जाता है, ठीक है, और इसमें अब फसलें जो है वो ग्रो नहीं कर पाती, दलदली से इलाके बन जाते हैं, वाटर लॉगिंग। तो ये इस प्लांट्स के लिए, खसूसन जो फसलें खड़ी हुई हैं उनके लिए ज़्यादा नुकसानदेह बात होती है। लाजमी बात है अब इन ऐसी ज़मीनों में जानवर भी नहीं चर सकते, तो दोनों का नुकसान है, फ़ायदा किसी का भी नहीं है, एनिमल का भी और प्लांट्स का भी। इससे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो रिलेशनशिप है वो किसान के साथ है, जो ग्रोइंग कर रहा था उसका लिए इशूज़ बन सकता है। तो वाटर लॉगिंग के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे वाटर टेबल है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, जो पानी नीचे जाना था बारिश का वो नहीं जा सकेगा। तो इस तरह से ये इवेपोरेशन होकर समंदर में चलता जाएगा, ग्राउंड टेबल जो है वो लो हो जाएगा। उसके बाद जो है वाटर शॉर्टेज, ये मैं अभी बता रहा हूँ बेटा कि जब वाटर का साइकिल सही कंप्लीट नहीं होगा तो ये ओशन में चला जाएगा। अब ओशन में पानी की कमी तो नहीं है लेकिन ग्राउंड वाटर का एक लेवल है, उस ग्राउंड वाटर के सर्कल को जब हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो ग्राउंड वाटर का जो पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। देन कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट इज़ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो फूड सप्लाई के इश्यूज़ में जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो लाजमी बात है जंगलात का कटाव होगा, लकड़ी के लिए, फर्नीचर के लिए, ईंधन के लिए, इमारती लकड़ी के लिए। तो इन इस्तेमालात के लिए जब हम जंगल का कटाव करेंगे तो वहाँ पर जो जानवर रह रहे थे उनका ख़ात्मा हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैबिटेट जो है उनका डिस्ट्रक्ट हो जाएगा और बायोडाइवर्सिटी यानी कि मुख्तलिफ़ इकसाम जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो एक हकीकत है। अब आप दुनिया में देख लें कि जितने भी पुराने एनिमल्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, हमें नज़र नहीं आ रहे क्योंकि हमने हैबिटेट उनका ख़त्म कर दिया, उनका जीना मुहाल कर दिया। तो लाजमी बात है वो इस दुनिया से ख़त्म होते जाएंगे। उसके बाद आता है पुअर न्यूट्रिशन।
तो उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए जो न्यूट्रिशन का मियार है वो कम होता जाएगा। जब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो इसमें डायरेक्टली रिलेशनशिप फूड का यही है कि अब इतनी ज़्यादा तो फूड ग्रो नहीं हो सकती, जो उसके रिसोर्सेज हैं वहीं तक ही रहेंगे। तो यहाँ पे फिर जो है फूड स्कैर्सिटी, कहत साली के साल आएंगे, कहत अब बहुत सारी चीज़ें इससे जन्म लेंगी। उसके बाद ही हैं बायोडाइवर्सिटी इश्यूज़। तो इसमें बताता है कि जब एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट होते हैं तो इससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होती है, हैबिटेट डिग्रेडेशन होती है, और देन एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज़ कैन टेक प्लेस एट दिस टाइम। वेस्ट प्रोडक्ट में सॉलिड वेस्ट और उसके बाद हैज़र्डियस वेस्ट जो कि ख़तरनाक हो सकता है, जिसमें आपने इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का सुना हुआ है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो पानी खारिज करती हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जहरीले केमिकल्स होते हैं जो कि वबाल जान भी हो सकते हैं। इसी तरह से एयर पोल्यूशन की जब हम बात करें तो एयर पोल्यूशन, इंडोर पोल्यूशन, आउटडोर पोल्यूशन, उसके बाद एसिड रेन जिसमें आपने ज़्यादातर नाम सुना हुआ है एसिड रेन का। एसिड रेन में आप जानते हैं कि तेज़ाबी बारिशों को कहा जाता है जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से आती हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलते हैं, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना देते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड के बाद मिलने के। तो इसका मतलब कि सल्फ़र डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो फिर उससे तेज़ाबी बारिशें होने के खदशे होते हैं। तेज़ाबी बारिशें आप जानते हैं ये जो लोहे की छतें हैं और उसके बाद मार्बल है जैसे ताजमहल का, इनको जंग लगा कर ख़राब कर देती हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन जो है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप के साथ एसिड रेन के ज़रिए इंसानों को अफेक्ट करेगी और उनकी बिल्डिंग्स को अफेक्ट करती जाएगी। फिर लाजमी बात है ये सिर्फ बिल्डिंग्स की बात हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ये खेतों को भी डिस्टर्ब करेगी, प्लांट्स को भी डिस्टर्ब करेगी, एनिमल्स को भी डिस्टर्ब करेगी जो कि ऑन द फील्ड होंगे। इसी तरह से जंगलात हैं और नेचुरल हैबिटेट को आपने हमेशा याद रखना है। जब भी इकोलॉजी की बात करनी, नेचुरल हैबिटेट को अंडर डिस्कशन रखना है जो कि खुद ब खुद से उग रही है, खुद ब खुद से मेंटेन्ड इकोसिस्टम है, वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं इससे। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉइज़। तो एयर पोल्यूशन से नॉइज़ क्रिएट होगा जिसमें गाड़ियों की आवाज़ें हैं, और इस तरह से आपको पता है नॉइज़ जो है वेरी इरिटेटिंग होता है। इससे कोई भी जो है किसी वक्त भी तंग आकर कुछ भी कर सकता है। तो उसके बाद एयर पोल्यूशन से मैंने अभी बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और इसी तरह से CCl4 और मुख्तलिफ रेज़ हैं जो कि ख़ारिज हो रही हैं और ऊपर जाकर ओजोन लेयर की डिप्लीशन कर रही हैं। ओजोन लेयर की डिप्लीशन से डायरेक्टली रिलेशनशिप ह्यूमन के साथ है क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ को रोक रही थी। अब वो अल्ट्रा वायलेट रेज़ जब ओजोन की डिप्लीशन होगी तो नीचे आएंगी, ग्लोबल वार्मिंग, और उसके बाद जनाब बीमारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी जैसा कि आपने कैंसर के बारे में सुना हुआ है, स्किन कैंसर, आई कैंसर। तो ये वो हैं जो कि इन अल्ट्रा वायलेट रेज से क्रिएट हो सकते हैं। आफ्टर डैट आता है क्लाइमेट चेंज। तो एक बड़ा ह्यूज डाटा जब हम ले लेंगे तो ये कहा जाता है कि अगर हमने अपनी एक्टिविटीज़ को कंजर्व ना किया, उनको मेंटेन ना किया, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही कम अरसे में क्लाइमेट चेंज हो सकता है। अच्छा, आपको अभी कुछ क्लियर हो या ना हो, कुछ अर्सा पहले 2-3 साल पहले क्या हुआ है कि टोटल साल के अंदर गर्मियाँ ही गर्मियाँ रही। मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैंने स्वेटर ख़रीदा और वो पहनने के लिए दूसरे दिन जब निकाला तो फिर उसके बाद धूप ही पड़ती रही, फिर सर्दी नहीं निकली। तो ये 3-4 साल पहले ऐसा हुआ है कि पूरा साल ही गर्मी थी, सर्दी आई नहीं। तो क्लाइमेट चेंज हो गया था बहुत ज़्यादा। फिर अल्लाह ताला ने करम किया, कुछ फैक्ट्रीज़ भी बंद हुई किसी वजूहात की वजह से, जैसे आजकल कोरोना की वजह से आप देख सकते हैं कि माहौल बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सर्दी का बाकायदा सर्दी और गर्मी को गर्मी माना जा रहा है। ऐसा नहीं था पहले बेटा, पहले जो है वो क्लाइमेट चेंज हो चुका था हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से। फैक्ट्रीज़ के धुएँ, उसके बाद गाड़ियों के धुएँ, शोर, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। तो जो आबी साइकिल था और उसके बाद मुख्तलिफ साइकिल थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, वो सारे डिस्टर्ब हो चुके थे जिसकी वजह से टोटल क्लाइमेट चेंज हो चुका था। लेकिन किसी न किसी तरह से अल्लाह ताला ने करम फरमाया और ये 2020 जो है हमारे लिए तकरीबन बेहतर साबित हुआ है। लेकिन कोरोना ने तो फिर बेहतर इसको नहीं रहने दिया। खैर, आगे चलते हैं हम।
तो ये क्लाइमेट चेंज की बात आती है यहाँ पे कि जब एयर पोल्यूशन की बात होगी तो ये क्लाइमेट चेंज की तरफ हम चले जाएंगे कि एयर पोल्यूशन जो है वो क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली करता है और वो इंसानियत के साथ साथ प्लांट्स इन दोनों के लिए जो है ये ख़तरनाक बात है अगर क्लाइमेट चेंज हो जाए। लाजमी बात है फसलें टाइम पे नहीं पकेंगी, इसी तरह से उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और ये सारी बातें यहाँ पर आप डिस्कस। देन वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में सबसे पहला इशू तो सेडिमेंटेशन है, जिसमें आपने डैम्स का सुना हुआ है, ठीक है जी। तो डैम्स में आप देख सकते हैं कि जब सेडिमेंटेशन होती है तो उसमें डैम्स के अंदर जो है वो भर जाती है रेत, तो उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ये सबसे बड़ा इशू है। इसके बाद जनाब वाटर पोल्यूशन का नाम आपने सुना हुआ है। जब आप ये सेडिमेंट्स वहाँ भेजते हैं तो वाटर पोल्यूट हो जाता है और वो जहरीला वाटर भी बन सकता है अगर वो खड़ा हुआ है। तो इसी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि हम डिस्पोजेबल जो कि ख़ुद ब खुद पानी में डिग्रेडेबल हो, ऐसे मटेरियल को तो पानी में फेंक सकते हैं, लेकिन जिसने कभी भी पानी के साथ मिक्सचर करके रिएक्शन करके डिस्पोज नहीं होना, उस ऐसे मटेरियल को पानी के अंदर ना फेंका करें ताकि वो समंदर तक जाकर नुकसान पैदा ना करे। उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट्स ओवरलोडेड जी। तो न्यूट्रिएंट्स ओवरलोड हो जाएंगे। उसके बाद इसमें यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस आप जानते होंगे, जब ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं तो फिर अलगी उग जाती है और उसमें क्या होती है, स्कम बन जाती है, बदबू पैदा हो जाती है पानी के अंदर और सारी अलगी ऊपर आ जाती है। नीचे वाले जो बायोटिक जो कि एरोबिक रेस्पायरेशन कर रहे थे वो जानवर मर जाते हैं और इनको एनएरोबिक रेस्पायरेशन करने वाले बैक्टीरिया खाना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पर स्मेल क्रिएट होना शुरू हो जाती है और बहुत सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं इस स्मेल से, इन बैक्टीरिया से। तो ये न्यूट्रिएंट ओवरलोडेड भी एक बड़ा इशू है जो यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। दैन टॉक्सिक केमिकल्स, ये भी ख़तरनाक है। ऑक्सीजन डिप्लीशन हो सकती है। लाजमी बात है बेटा, जब डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल कर लेंगे बैक्टीरिया, तो पीछे वाटर के अंदर जो लाइफ है वो तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ एनाएरोबिक बैक्टीरिया ही ज़िंदा रहेंगे जो कि यूट्रॉफिकेशन फैलाता है। पेस्टिसाइड्स का हम देखते हैं कि वो पानी जो है ग्राउंड टेबल में जा रहा है और वही पानी फिर हम पी रहे हैं। तो ये आपने इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा कि ये जो फैक्ट्रीज़ है, जैसे फैसलाबाद आप चले जाएँ, उसे सिटी ऑफ टेक्सटाइल कहा जाता है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं कि पानी जो है उनका जहरीला वो ज़मीन में जा रहा है। अब पूरे फैसलाबाद में, इसी तरह कराची में पानी पिया नहीं जा सकता क्योंकि वो ग्राउंड टेबल में जैसे केमिकल जाते हैं वहाँ पर जाकर उसके साथ मिक्स होते हैं और पानी को ख़राब कर देते हैं। उसके बाद आता है ऑयल स्पिल्स एंड एक्सेस हीट। तो ज़रूरत से ज़्यादा हीट पैदा हो रही है, ऑयल इमल्सिफिकेशन हो रही है जो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक बातें हैं। ये वो चंद अवामिल थे जो हमने देखे कि डायरेक्टली इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं जो कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ से क्रिएट हुए हैं और ये हमारे लिए, अगर हमने इनको कंजर्व ना किया तो बहुत जल्द ये दुनिया से लाइफ ख़त्म हो सकती है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा है मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक के साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।